दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने भी ब्लॉग नदीम जी के साथ। जैसा कि मैंने आपसे अपने जो पिछला प्रोग्राम था व्लॉग, उसमें मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कनाडा में मकान खरीदा जाए। यानी आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपको इमिग्रेशन मिल गई, आप कनाडा में आ गए, अब आप कुछ गोल अचीव करते हैं। पहले तो आप जॉब करते हैं, स्टडी पे अगर आए स्टूडेंट वीजा पे तो पहले स्टडी मुकम्मल करते हैं, फिर उसके बाद जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद इंसान का जो गोल होता है कि एक अपना मकान हासिल करें। तो हम इस पे आज बात करेंगे। मैं साथ में आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपने पहले मेरे व्लॉग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, और मेरी आपसे दरख्वास्त भी है कि प्लीज़ इसको जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताता हूं कि मकान खरीदने के लिए क्या चीजें जरूरी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है ना, ये इनका एक सबसे बड़ा जो मोटो है वो ये है कि हर शहरी का उसका अपना जाती मकान। तो यहाँ पे जो मकानात लिए जाते हैं वो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की तरह नहीं है कि कैश पे गए खरीद लिया। ये सब मॉर्गेज की कहानी है। यानी आप बैंक से लोन लेते हैं और मकान खरीदते हैं, और फिर लोन की जो भी किस्त बनती है उसको आप इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो पे करते हैं मंथली। यहां पर जो बैंक्स का हिसाब है वो ये है कि 20% जो बायर है वो देगा एज ए डाउन पेमेंट, और 80% लोन जो बैंक उनको देगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये चाहती है घर का मकान हो तो सारे लोगों के पास 20% डाउन पैसे अमूमन नहीं होते। लेकिन वो लोग किसी पर नहीं है, उनके लिए वो चाहते उनका मकान हो, तो उन्होंने उसको फिर एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़ ये दिया है कि 5% पे भी आप मकान ले सकते हैं, 5 लाख तक का। 10% पे ले सकते हैं 10 लाख तक का, और उसके बाद आप 30% पे ले सकते हैं। तो ये तो एक तरीका कार उन्होंने कर दिया। अब उसके लिए फिर, लेकिन अब बैंक ये कहता है कि भाई अगर मैं 5% पे इस आदमी को देता हूँ लोन, तो मेरा जो फॉर्मूला है या पॉलिसी है वो तो ये है कि ये 20% डाउन करे। तो बाकी जो मेरा रिस्क हो गया, ये 5% डाउन कर रहा है, तो मेरा रिस्क इन्वॉल्व हो गया बैंक का 15%। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैनेडियन मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन के नाम से कॉर्पोरेशन बनाई है, जो कि उस रिस्क को, जो 15% का रिस्क बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, उसको कवर करती है। यानी कि 15% अमाउंट का इंश्योरेंस खरीदती है, और आपको वो इंश्योरेंस देना पड़ता है। वो उसकी मुख्तलिफ परसेंटेज है कि 5% करेंगे तो इतना परसेंट देना है आपको, और 10% करना है तो इतना देना है, और 15% देना है तो इतना देना है। 20% देंगे तो यू डोंट हैव टू पे सिंगल पेन, यानी आपको एक पाई भी इंश्योरेंस की, सीएनएससी इंश्योरेंस की नहीं देनी। तो अब ज्यादातर भी बैंक भी क्वालिफाइड, जो बड़े बैंक है, क्योंकि ए लेंडर होता है, बी लेंडर होता है, सी लेंडर होता है, डी लेंडर होता है। तो ए लेंडर जो यहाँ के टॉप 5 बैंक है, उसके बाद फिर बी लेंडर्स हैं जो 5-7 हैं बैंक्स हैं, और कुछ जो मॉर्गेज की देने वाली फाइनेंशियल कंपनीज हैं, फिर उसके बाद सी लेंडर है। तो ज्यादातर कोशिश की जाती है और करनी चाहिए कि आप ए लेंडर या मैक्सिमम बी लेंडर के पास जाएं और उनसे अपनी, ताकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनसे मॉर्गेज लें, क्योंकि उनके रेट अच्छे होते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी होती है। तो उसमें जो ए लेंडर हैं वो अमूमन 5% पे थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन बहरहाल डिपेंड करता है। अगर आप 5 लाख तक दे रहे हैं तो वो भी हो सकता है। अब ये तो हो गया अब लेकिन मॉर्गेज क्वालिफिकेशन का तरीका क्या? बात तो ये आ गई कि मॉर्गेज के क्वालिफिकेशन के लिए वो आपकी इनकम देखते हैं कि भाई, जो एक थंब रूल है यहाँ पर कि 5%, या सॉरी 5% कह रहा हूँ, 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। मैं $1 लाख बना रहा हूँ, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इसका मतलब कितना हो गया 500,000। अब मैं कितने, एक रफ थम रूल्स के तहत मैं बोरो कर सकता हूँ 500,000 अगर मेरी इनकम एनुअल 100,000 है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि ये इसका एक तरीकाकार है। तो इनकम एक बहुत जरूरी चीज है। फिर वो डाउन पेमेंट जो 5% कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं या 20 कर रहे हैं, क्योंकि अब मकान की कीमतें भी बढ़ गई। अगर 5 लाख तक का लेते हैं, लेकिन अगर आप टोरंटो में आए हुए हैं, जीटीए में लेना चाहते हैं, तो वहाँ 5 लाख का तो मकान कॉन्डो शायद आपको मिल जाए 1 बेड का मुख्तलिफ जीटीए के इलाकों में, लेकिन जनरली जो हर चीज से बढ़ चुकी है, तो फिर वो आपको जाहिर सी बात है कि 10% पे जाना पड़ेगा। आप 10% से, और अगर आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं, क्या अवॉइड करना चाहते हैं कि वो सीएमएससी की फी, क्योंकि वो आपके मॉर्गेज में ऐड हो जाती है, और ऐसा काफी बड़ा अमाउंट होता है, डिपेंड करता है कि कितना आप डाउन कर रहे हैं, तो फिर वो आप अवॉइड करना, आप 20% डाउन करेंगे। अब सवाल ही कि वो 20%, 15% या 10% कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए आपको जमा करने पैसे। तो इसका मतलब है कि फिर डाउन पेमेंट आपको चाहिए टू क्वालिफाई द मॉर्गेज। अब डाउन पेमेंट जमा करने का तरीका क्या है? क्या डाउन पेमेंट जब आप जमा करने जाते हैं, तो फिर आप जॉब को देखते हैं कि भाई मैं आया हूँ एज इमिग्रेंट, नया स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो जाहिर की बात है कि फिर मैं किस तरीके से मुझे जॉब मिलती है, कोशिश करें ऐसी जॉब करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करें, क्योंकि बहुत जॉबें होती हैं तो फिक्स अमाउंट होता है कि आपने किया जॉब, इतनी सैलरी मिलनी है। बहुत जॉब ऐसी होती हैं वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, सेल्स की, जैसे जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे कोई भी प्रोडक्ट, तो उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की जॉब तलाश करें आप। फिर इसके बाद और भी होता है कि बहुत सारी दूसरी जॉब करें, आपके पास सैटरडे का टाइम है, संडे का टाइम है, इसका टाइम है, जो भी टाइम अवेलेबल है, यू हैव टू ट्राई टू गेट अ गुड जॉब। आप गैस स्टेशन पे जॉब कर सकते हैं, आप सेल्स के अंदर किसी शॉप पे जाके कर सकते हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यू हैव टू जनरेट द इनकम। अब इसके बाद ये होती है कि आप वो भी कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, अब आपकी आती क्रेडिट हिस्ट्री, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब बैंक आपको देगा, बैंक एज अ लेंडर, वो पैसे दे रहा है, तो वो तो ये देखेगा ना कि ये बंदा जो है ये भाई पैसे वापस भी करता है कर्जा लेने के बाद, है, किसी से भी बोरो करता है मनी, तो ये रिटर्न बैक भी करता है, ये नहीं करता, सवाल यहाँ आ जाता है। तो फिर उसके लिए वो देखते हैं कि भाई आपकी हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे दो जो कंपनियां हैं जो आपकी क्रेडिट की पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एक का नाम है एक्विफैक्स और दूसरा है ट्रांस यूनियन। तो अब वो देखते हैं कि भाई बंदा जो है, जैसे मैं हूँ, लेकिन नदीम साहब ने कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्रेडिट में कोई लोन क्या है, क्रेडिट कार्ड कितने हैं, ये नदीम साहब है, कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनका पिन नंबर क्या है, और फिर ये क्रेडिट इनके पास कितने हैं, यानी क्रेडिट कार्ड कितने हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट कितनी है, वो मेंटेन करते हैं कि इनका स्कोर, क्योंकि जब भी स्कोर क्या है, बीकन स्कोर कहलाता है, उसके लिहाज से एक अच्छा बीकन स्कोर का मतलब ये होता है 680 प्लस, यानी 700 प्लस, अगर रफली 700 समझिए, उसको आपको मेंटेन करना है। क्योंकि जब आप जाते हैं टेलीफोन लेने, सेलफोन लेने मतलब, तो सेलफोन का भी क्रेडिट चेक होगा, फिर वो आपको सेलफोन दे देगा। आप कुछ और काम करना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, वॉलमार्ट का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, किसी और कंपनी का लेना चाहते हैं, तो वो सब आप क्रेडिट पे डिपेंड करता है। तो आप क्रेडिट कार्ड, जब आप नए इमिग्रेंट्स अगर आते हैं, तो प्लीज अपना क्रेडिट कार्ड बनवाइए। जब नया नया अकाउंट आप खोलने जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो अकाउंट तो खोल देंगे, क्रेडिट कार्ड में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो आप उनको बताइए कि पुरानी इनकम क्या थी, पुरानी जॉब क्या थी, क्या करते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो आप उनसे सिक्योर्ड बैंक अकाउंट को दीजिए। सिक्योर्ड बैंक, आप $1,000 में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो एज अ सिक्योरिटी आप मुझे $1,000 का क्रेडिट कार्ड दे दें। क्योंकि बैंक यहाँ पे जो है दो चीजें, लोन मॉर्गेज देने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, कि एक तो ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, और कम से कम आपके पास जो लेंडर्स हैं, यानी जिनसे आप मनी बोरो कर रहे हैं, वो कम से कम दो लाइनें होनी चाहिए। मतलब एक क्रेडिट कार्ड है, एक लाइन ऑफ क्रेडिट है,
या 2 क्रेडिट कार्ड हैं या 2 लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो ये कम से कम 2 लोगों ने आप पे भरोसा किया, लेंडर्स ने, उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड दी या लाइन ऑफ क्रेडिट दी, आप उनको रेगुलर खर्च कर रहे हैं और विद इन अ टाइम यू आर पेइंग बैक, यानी कि जो अमाउंट खर्च किया उनको पे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो है चीज जो आपको जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको अपना क्रेडिट बहुत अच्छा रखना है, लेकिन आते के साथ ही जब आप लैंड करते हैं अपना बैंक में, जब बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाइए। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ का भी बनवाइए, क्योंकि वो उसकी भी एक ताकत है। जितने आप बोरो आप कर सकते हैं पैसे, उतने वो भी कर सकते हैं। दोनों करेंगे तो डबल हो जाएगा। अगर दोनों की इनकम 1-1 लाख है तो 2 लाख इनकम कंसीडर होगी। उसको अगर आप 5 टाइम्स करेंगे तो 1 मिलियन तक की आप मॉर्गेज के एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले 2 क्रेडिट कार्ड या लाइन ऑफ क्रेडिट और प्लस क्रेडिट कार्ड वट ये आप ले लीजिए। अगर वो देते नहीं तो सिक्योर पैसे जमा करा के दे लीजिए, उनको खर्च कीजिए, उनके लिए ऐसी चीजें खरीदिए उनके थ्रू, फिर उनको वक्त पे पे कीजिए, कभी डिले नहीं कीजिए पे बैक में, ताकि आपकी हिस्ट्री भी मेंटेन होती रहे और वो एक लेवल पे चली जाए, ताकि आपका बीकन स्कोर, उसको कहते हैं बीकन स्कोर, जो कि 680 या 700 प्लस रहे। यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग। तो ये यहाँ का गोल है, क्योंकि आपकी जो असल ताकत है आपका क्रेडिट स्कोर है। इसी तरीके से डाउन पेमेंट में आप कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब डाउन पेमेंट आप करने जाते हैं, अगर आपको ज्यादा अरसा हो जाता है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आप आरआरएसपी के अंदर पैसे डालते हैं, ताकि आरआरएसपी से क्या होता है, उससे आपका जैसे इनकम ज्यादा है, क्योंकि सेलिंग के लिहाज से इनकम टैक्स लगता है, तो जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतनी स्लैब बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा आपका इनकम टैक्स लगता जाएगा या बढ़ता जाएगा। तो लोग उसको बचाने के लिए करते हैं कि आरआरएसपी में पैसे डाल देते हैं। आरआरएसपी में पैसे डालने का मतलब क्या होता है कि फिर वो पैसे, जैसे मेरी इनकम 1.5 लाख हो गई, मैंने 50,000 की या जो भी है आरआरएसपी ले ली, तो 1 लाख पे टैक्स का मैं एलिजिबल हूँ और वो पैसे मेरे वहां पड़े। तो 35,000 हम बोरो कर सकते हैं अपनी आरआरएसपी से एज फॉर डाउन पेमेंट टू बाई द हाउस। तो अब मैंने कहा कि भाई मैंने ये डाउन पेमेंट चाहिए यार $1 लाख, 35,000 मैंने वहां से निकाल लिए। ये 35,000 जो मुझे 15 साल में वापस करने और विदाउट एनी इंटरेस्ट, यानी कि कोई सूद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आई हैव टू पे बैक देम विदाउट एनीथिंग विद इन 15 ईयर्स। तो उसको 15 ईयर्स की पर मंथ इंस्टॉलमेंट वो करके आपसे विड्रॉ करते जाएंगे, या आप एनुअल लिहाज से कर दें कि भाई अगर आपने लिया हुआ है तो हर साल जब आप टैक्स रिटर्न करते हैं उसमें से आपको पैसे 15 में डिवाइड कर दे, 15 ईयर में हर ईयर कितने से देते जाए। तो 35,000 के लिए आप एलिजिबल है। और अगर आप दो हैं, यानी आपने स्पाउजल आरआरएसपी भी ली हुई है, वाइफ की आरआरएसपी से भी आप 35,000 विड्रॉ कर सकते हैं। तो 35,000 उसके विद 35 तो 70,000 यू कैन गेट फॉर द डाउन पेमेंट। तो ये भी एक बड़ी सहूलत है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो कोशिश करें कि आरआरएसपी के अंदर अपने पैसे डाल दें। ये आपका जो अकाउंटेंट है वो गाइड करेगा प्रॉपरली, और जब वक्त आए मकान खरीदने का तो आप वो पैसे वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई कि क्रेडिट बहुत अच्छा रखना है, डाउन पेमेंट अच्छी जॉब करके, और अच्छी जॉब के साथ साथ सेविंग भी तो है। मैं इनकम तो ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन मैं उड़ा रहा हूँ, नई गाड़ी ले ली, ठीक है जनाब, बेहतरीन महंगा तरीन फोन ले लिया, बेहतरीन जो है किराए का बड़ा मकान ले लिया। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। आपका गोल है कि एक अच्छा मकान खरीदना है, एक अपना प्रॉपर्टी का मालिक बनना है, और प्राइड टू बी ओनर, तो प्राइड ऑफ ओनरशिप आपको चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इन फैक्टर्स को जहन में रखें। फिर फर्स्ट टाइम बायर्स के कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं। मतलब अब ये अलग अलग प्रोमिस के अलग अलग होते हैं, और हर प्रोमिस के भी अलग अलग उसके अंदर जैसे एक प्रॉमिस है ओंटारियो, अब उसके छोटे छोटे शहर भी हैं, जैसे कोई मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, स्कारबोरो है, नॉर्थ यॉर्क है। तो इस तरीके से फिर उसके लिहाज से भी फैसिलिटीज होती है। तो तकरीबन $4,000 तक आपको
लैंड ट्रांसफर टैक्स में सेविंग हो जाती है, क्योंकि लैंड ट्रांसफर टैक्स की सेविंग जो है ना, अगर जैसे जब भी यहाँ कोई मकान लेते हैं तो गवर्नमेंट उस पर लैंड ट्रांसफर टैक्स लगाती है। क्या हमने जैसे पाकिस्तान इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है, तो इस तरह होता है कि इतना टैक्स हमें पे करें जब आप कोई जायदाद या प्रॉपर्टी या हाउस खरीदते हैं। तो वो उसमें जो अमाउंट बनता है उसकी कैलकुलेशन है, मतलब जब मैं डिटेल में कब बताऊंगा आपको, तो वो जब आपकी आती है अमाउंट की, यू हैव टू पे सच अमाउंट एज द लैंड ट्रांसफर टैक्स, उसमें से 4,000 की सेविंग होती है इफ यू आर द फर्स्ट टाइम बायर, यानी पहला मकान जब ले रहे हैं। इस तरीके से जो ये मैंने बताया ना कि 5% भी डाउन कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 से कम कर सकते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मैंने पहली दफा खरीद लिया, अब मैं दूसरा एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, देन आई हैव टू पे 20% डाउन। उसके बाद देयर इज नो अदर सोल्यूशन। तो ये रखना चाहिए, ये तमाम बातें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि भाई इस तरह करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि आप या मकान किस टाइप के होते हैं और आपको प्रोसीड किस तरह करना है। दोस्तों, अब क्या होता है कि जब आपने ये सब चीजें कर ली, डाउन पेमेंट भी पड़ा है आपके पास, ठीक, आपकी आरएसपी से भी कुछ पैसे विड्रॉ करके ला सकते हैं आप, तो वो भी आपके पास सब कुछ आपने सेटिंग कर ली है, और स्कोर बहुत अच्छा है, क्रेडिट और एवरीथिंग इज गुड, जॉब इज गुड, नाउ यू आर प्लानिंग थे यार मैं जो लोगों की मॉर्गेज पे कर रहा हूँ, यानी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, तो रेंट पे कौन दे रहा है? ओनर। ओनर को क्या करना है? मॉर्गेज पे कर दी, मेरे रेंट से वो अपनी मॉर्गेज पे कर रहा है, और जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो उसकी बढ़ रही है। तो यानी मैंने अपना किराया उसकी मॉर्गेज के लिए दे दिया कि बंदी की मॉर्गेज पूरी हो रही है, उसका मकान अपनी जगह पे इंटैक्ट है, और उसकी जो किस्तें जारी की वजह से उसकी जो है मॉर्गेज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और वो जो है ना बिल्कुल 100% ओनरशिप की तरफ जा रहा है, और मैं जो है बैठा हुआ उनकी पे कर रहा हूँ। तो मैं क्यों ना अपना खरीदूं कि मैं उनकी मार्केट उतारने के लिए अपनी मार्केट उतारूं, तो कल जो कीमत बढ़ती है या जो भी होता है वो मेरी बेनिफिट में जाए। तो फिर यहाँ शुरू होता है कि भाई आपको बजट देख के और अपनी रिक्वायरमेंट देख के, आपको 3 बेडरूम का चाहिए, 4 बेडरूम का चाहिए, 2 बेडरूम का चाहिए, किस टाइप का चाहिए और किस नेबरहुड में चाहिए, डिपेंड करता है। नेबरहुड भी आपका एक तो, ये तो साइज डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे कि कितने 4 बेड का चाहिए, 3 का चाहिए, नंबर ऑफ वॉशरूम्स कितने चाहिए। बाद में उसके बाद फिर क्या आता है? फिर आता है कि आपकी मतलब ये कि जॉब किधर है, ठीक है ना, बच्चों की स्कूलिंग किधर है, किस शहर को पसंद करते हैं, तो मुझे किस नेबरहुड में लेना चाहिए, किस सिटी में लेना चाहिए, वो भी है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप दूर भी ले सकते हैं जहाँ की प्राइसेस कम है। आप बिल्कुल जीटीए जिसे कहते हैं कि ग्रेटर टोरंटो एरिया, उनके अंदर रहते हैं टोरंटो के उसमें, तो उसकी प्राइसेस कुछ और हैं, ऑटवा में लेते हैं कुछ और हैं। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में, तो उनका जो डाउनटाउन का एरिया है उसकी प्राइसेस कुछ और है, जो उसके दूर की एरिया डाउनटाउन से उनकी प्राइसेस कम है। तो ये भी चीजें आपको अपना बजटिंग करनी पड़ेगी। दूसरी जो यहाँ पर क्या होता है कि फिर मकान की किस्में हैं, ठीक है। अब मकान कैसे होते हैं? एक होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है कि अपना मकान एक खास प्लॉट पे, यानी कि अगर हम कहें 500 गज का प्लॉट, अब उसका क्या साइज होता है जनरली? 45 फीट बाई 100 फीट, यानी 45 फीट उसकी विड्थ है और डेप्थ उस प्लॉट की 100 फीट है। यहां पर प्लॉट को लॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लॉट, लॉट साइज। तो अब वो लॉट साइज के साथ होता है कि अगर आपने कहा कि भाई मुझे 50 फीट वाइड का लॉट साइज का चाहिए, तो वो बनेगा। उससे छोटा चाहिए, जितनी लॉट, अच्छा इसका भी एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जमीन की कॉस्ट है वो 65% है, कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होती है किसी भी मकान की वो होती है 35%। यानी वैल्यू किसकी है? जमीन की, लैंड की। तो जितनी बड़ी, अगर 550 फीट वाइड लॉट और 100 का वो लेता हूं, तो इसका मतलब कि लॉट बड़ी हो गई। उसी में अगर मैं 40 फीट फीट वाइड लॉट और डेप्थ के अंदर जो है 100 लेता हूँ, तो भी 10 फुट कम हो गया, तो कॉस्ट ऑफ लैंड कम हो गई। उससे भी कम पे जाता हूँ, मैंने
38 फीट का लिया, 30 फीट वाइड लिया, 30 इस तरीके से ये लॉट जो है कीमत कम होती जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो सेम है। अगर मैं एक लॉट 50 फुट की लॉट पर लेता हूँ और 2000 स्क्वायर फुट का मकान है, और दूसरा जो है मैं लेता हूँ 30 फुट की लॉट पे, जो वाइड लॉट है 30/100 और ये है 50/100, तो 30/100 वाली लॉट पर मैं ये लेता हूँ मकान और वही 2000 का स्क्वायर फुट का है, तो 2000 स्क्वायर फुट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है। लेकिन जब मैं खरीदने जाऊंगा तो दोनों की कीमत में 2 लाख डॉलर का, 1.5 लाख डॉलर का फर्क होगा। वो इसलिए होगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड। अब कॉस्ट ऑफ लैंड जो है बड़ा अहम है। फिर ये कि यहाँ पे पर फ्रंट फुट जो होती है उसकी अहमियत है, यानी जितनी वाइडर होगी लॉट, ठीक है, यानी जैसे हम लोग प्लॉट कहते हैं पाकिस्तानी, तो जो लॉट जो है रोड से अलोंग द रोड 40 फीट वाइड लॉट है, या 50 फीट वाइड लॉट है, 60 फीट वाइड लॉट है, 30 फीट, जितनी ज्यादा इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, विड्थ से ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। डेप्थ से फर्क नहीं पड़ता, डेप्थ 120 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और 100 से कम 90 भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आर्किटेक्चर प्लानिंग, जब आप मकान बनाते हैं तो मकान आगे पीछे, अगर वो बिल्कुल ही नैरो है वो लॉट का साइज, तो कमरे के पीछे कमरा बनेगा। अगर वाइडर लॉट है तो फिर एक कमरा राइट पे बनेगा, लेफ्ट पे बनेगा, बीच के अंदर कॉरिडोर होगा, फिर इधर एक साइड पे जो है वो फैमिली रूम बनेगा, उसके अपोजिट किचन बना हुआ रहेगा, तो वो बिल्कुल, तो वो ज्यादा रोशन होता है, क्योंकि इधर भी खिड़की है, उधर भी खिड़की है, इधर भी है, क्योंकि एक के पीछे एक बनेगा, तो जाहिर है कि वो उसमें रोशनी भी कम होगी, यानी कि लाइट कम होगी, और एयर भी कम होगी, तो वो आर्किटेक्चर प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो जितना वाइडर होगा उतनी आर्किटेक्चर प्लानिंग अच्छी होगी। मेन थिंग ये भी याद रखें। फिर यहाँ मकानों की किस्में होती हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया कि लॉट है, लॉट पे मकान बना है, इसको कहते हैं डिटैच्ड होम, यानी सिंगल होम, एक ही पीस ऑफ लैंड पे, एक प्लॉट या लॉट पर एक मकान बना हुआ है। तो उसके जो बनाने का भी जो रूल्स रेगुलेशन हर सिटी के होते हैं कि वो कितना आप बना सकते हैं अंदर, तो उसकी वजह से आपको जैसे फ्रंट यार्ड छोड़ना है, यानी आगे गाड़ी पार्क करने की जगह उसी जमीन पे बैकयार्ड छोड़ना है, ताकि पीछे आप स्विमिंग पूल या अपने प्लांट्स व्लांट्स लगा सकें और सारा कर सकें, ठीक है। और तो राइट पे भी जगह होती है और लेफ्ट में भी होती है, तो यानी बीच में मकान होता है और चारों तरफ लैंड होती है, तो आपकी ना किसी से इधर अटैच है, आप ना इधर से अटैच है, ना पीछे से ना फ्रंट से, इंडिविजुअल मकान है और आपकी एक लॉट है, प्लॉट उसके अंदर बना हुआ है, इसको कहते हैं सिंगल होम। इसी में ये क्या करते हैं कि डिवाइड कर दे, उसको सेमी डिटैच कहते हैं। होता तो सिंगल ही होम है, लेकिन सेमी डिटैच भी एक लॉट है 45 फीट वाइड बाई 100। अब इन्होंने इसमें दो मकान बना दिए और उनकी बीच की दीवार को जोड़ दिया, तो क्या हुआ कि भाई 45 का आधा अगर हम करते हैं तो 22.5, तो 22.5 वाइड बाई 100 और 22 बाई वाइड बाई 100 के दो लॉट्स बन गए। बीच की दीवार उनकी कॉमन हो गई, एक का दरवाजा राइट हैंड साइड पे हो गया, एक का दरवाजा लेफ्ट हैंड हो गया साइड पे हो गया, एक और जना वो जो लेन या गली या जो भी है वो मिल जाएगी राइट साइड पे और दूसरी को मिल जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो इसको कहते हैं सेमी डिटैच, यानी कि आधा डिटैच है, एक दीवार कॉमन है, बाकी अलग अलग है, ये हो जाता है। इसके बाद आते हैं टाउन हाउस। टाउन हाउस क्या होते हैं? फिर वो जुड़े हुए होते हैं, यानी कि रॉ में बने हुए। तो एक बना हुआ है वो तो कॉर्नर का हो गया, फिर दूसरा से जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ है, चौथा जुड़ा हुआ है, पांचवा जुड़ा हुआ है, छठा जुड़ा हुआ है, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। उसके बाद फिर एक छोटी सी गली आ गई, फिर एक रॉ शुरू हो गई। ये रॉ में बने होते हैं, इनको कहते हैं टाउन हाउसेस, ठीक है। उनकी फिर बिट और हो जाती है, वो 20 फुट पे बन रहे हैं, 18 फुट वाइड पे बन रहे हैं, 24 पे बन रहे हैं, वट, तो वो उनकी है। लेकिन उन्होंने बिल्डर को ये फायदा है कि जमीन सारी यूटिलाइज हो रही है, कि एक दूसरे से जुड़े, तो जो बीच वाला आ गया कॉर्नर के बाद उसकी दीवार भी जुड़ी हुई, दीवारें भी जुड़ी हुई, तो आपके दोनों तरफ से कोई गली नहीं है, आप अपने घर से ही अपने बैकयार्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका फ्रंट यार्ड है, बैकयार्ड, एक दो तीन इस तरीके से ये कहलाते हैं टाउन हाउसेस। उसी के लिहाज से प्राइस का फर्क पड़ता है, जितनी कॉस्ट ऑफ लैंड कम हो रही है उतनी कीमत भी कम हो रही है, तो सबसे चीप टाउन हाउस होता है, फिर उससे महंगा सेमी डिटैच होता है, और उससे महंगा फुल डिटैच जिससे सिंगल होम होता है।
है क्योंकि जमीन की कॉस्ट बढ़ गई। फिर इसमें दो किस्में और होती हैं, एक कहते हैं फ्री होल्ड हाउसेज और एक होते हैं कॉन्डो टाउन हाउस। अब फ्री होल्ड ये होते हैं कि जो ये बन रहे हैं टाउन हाउसेज भी फ्री होल्ड होते हैं और सेमी डिटैच, और ये वो इसकी वजह से ये होता है कि आप इंडिविजुअल हैं, आपकी जो रोड है आपके घर के सामने जा रही है वो म्यूनिसिपैलिटी जो वहाँ की है वो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस करेगी। उस पर जो स्ट्रीट लाइट आपकी लगी है वो भी वो करेगी। तमाम फैसिलिटीज और यूटिलिटीज जिसे कहते हैं कि गैस है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग वो प्रोवाइड करेगी, लाइनें गवर्नमेंट डाल के देगी। तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, जो गार्बेज वगैरह भी उठाना, आपका कचरा आप रोड पे देंगे वो लेके चले जाएगा, तो दे चार्ज यू प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक। फिर इसमें ये होता है कॉन्डो फी वाली भी चीजें होती हैं, जैसे कॉन्डोमिनियम्स कहते हैं, यानी कि कुछ टाउन हाउस जो एक बाउंड्री के अंदर बनते हैं, एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है उसके अंदर आपने बहुत सारे रॉ के अंदर जुड़े हुए टाउन हाउसेज बना दिए। तो अब क्योंकि प्रेमिसेस के अंदर सिटी का वो खत्म हो गया, बिग लॉट था उसके अंदर जो है आपने बना दिए, तो उस अंदर की जो इंटरनल रोड है वो कॉन्डो कॉर्पोरेशन ही कहलाती है, कि वो जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं वो मिलके एक कॉर्पोरेशन बना लेते हैं जो उसके डे टू डे अफेयर्स को, मेंटेनेंस को जो है वो टेक केयर करती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको फीस देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड काउंटर फी, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमें अंदर की रोडें हमें मेंटेन करनी है, अंदर की स्ट्रीट लाइट हमें मेंटेन करनी है, अगर उसमें छोटा मोटा कोई पार्क है तो वो भी हमें मेंटेन करना है, कोई स्विमिंग पूल है तो वो हमें मेंटेन करना है। तो ये तमाम चीजें वो लोग मेंटेन करते हैं, तो उसकी फी भी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्डो फी। तो कुछ टाउन हाउसेस फ्री होल्ड टाउन हाउस होते हैं, जस्ट लाइक सिंगल होम्स या सेमी डिटैच्ड होम्स, और कुछ जो होते हैं कॉन्डो फी के साथ होते हैं। फिर जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, एक के ऊपर एक, जिसे हम फ्लैट कहते हैं पाकिस्तान में, या अपार्टमेंट कहते हैं, जहां इनको कॉन्डोमिनियम्स कहते हैं। तो कॉन्डोमिनियम्स जो होते हैं उनको ज़ाहिर है कितने सारे कॉन्डोमिनियम्स बने हुए, एक के ऊपर एक 100 मंजिला है, 80 मंजिला है, और हर एक के अंदर एक फ्लोर पे 5 है, 6, 8 है, तो मालूम है कि वो 600 यूनिट्स है इस बिल्डिंग में, तो उसके सामने जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें भी 600 यूनिट्स है, वट एवर 400 यूनिट्स है, तो उन सबको फिर उनकी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें जो है एक्सरसाइज रूम्स हैं, उसके अंदर पार्टी रूम्स है, बला बला, और बहुत सारी बैठने की चीज़ें और ये और गेस्ट रूम्स, आजकल सिनेमाज और ये वो। तो उन सबको चलाने के लिए जो इनकरिंग एक्सपेंडिचर है ये करने के लिए, तो जितने लोग वहाँ रहते हैं कॉन्डोमिनियम में वो सब उनसे फीस ली जाती है, क्योंकि एक कंपनी में जो मैंने बताया कॉर्पोरेशन बनती है वहाँ के रहने वालों की, और वो सब उनसे पैसे लेते हैं, और उसके बाद वो उसको मेंटेन करते हैं। स्विमिंग पूल की क्लीनिंग होनी है, अगर रोड को मेंटेन होता है, स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करना है, ग्रास वगैरह, पार्क पार्क ये अला जो भी चीजें वहाँ पे फैसिलिटीज है, दे हैव टू मेंटेन देम, टेक केयर ऑफ देम, वो कहलाते हैं कॉन्डोमिनियम्स। तो वो क्योंकि फी होती है, तो अब ये है, आपने समझ लिया। अब आपको चूज करना है कि भाई आपको फुल हाउस चाहिए, आपको सेमी डिटैच चाहिए, आपको टाउन हाउस चाहिए, आपको कॉन्डोमिनियम चाहिए। कॉन्डोमिनियम क्योंकि शहर के अंदर होते हैं, तो वो लोग उनको प्रीफर करते हैं कि बिल्कुल डाउनटाउन में रहना है, चलो मैं हमें यार कुछ नहीं करना, क्योंकि कॉन्डोमिनियम में कुछ करना ही नहीं है, कि हर चीज मेंटेनेंस की वो करेंगे, क्लीनिंग है, ये है, वो है। घर में आपको करना है, ग्रास कटिंग आपको करनी है, बर्फ आपको उठानी है, सफाई स्नो गिरती है आपको साफ करना है, मेंटेन करना है, अगर आपका जो ड्राइवे खराब होता है तो उसको आप मेंटेन करना है, यानी कि ये टेक केयर। उसमें ये होता है कि ये चीजें आपको स्नो आपको नहीं हटानी, आपको जो है वो ग्रास कटिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि वो आपके तो ग्रास वगैरह था ही नहीं, तो बाहर जा रहे हैं जो बड़े बड़े पार्क बने हुए, दे आर मेंटेनिंग फॉर देम, यू आर पेइंग द मेंटेनेंस फी। फिर आपको जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं, नीचे एक्सरसाइज रूम है, जिम है, सवाना है, स्विमिंग पूल्स हैं, तो यू डोंट हैव टू पे, बट यू आर पेइंग मेंटेनेंस फी। तो अलग से पेमेंट के बजाय आप एक अमाउंट उनको पे कर रहे हैं। तो हर एक का लाइफ स्टाइल होता है, बात पसंद करते हैं कि यार हमें तो ये नहीं चाहिए, बस हमें तो वहाँ चाहिए, एंजॉय करें लाइफ। बात कहते नहीं, हम तो इंडिया पाकिस्तान में बड़े बड़े मकान में रहते थे, हमें तो बड़ा मकान चाहिए, हम तो ये करेंगे वो करें। तो ये, तो वो अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी सोच है कि क्या आप किस चीज को कंफर्ट जोन पे आकर महसूस करते हैं, कि आप ये अच्छा महसूस करते हैं कि आप जो है वो कॉन्डो कंफर्ट है, कि यार कौन बर्फ हटाए, कौन ये हटाए, कौन से ऐसे वो हटाए, कौन जो है ग्रास काटे, कौन जो है ये वाला वाला
अरे छोड़ो यार कुछ नहीं, साफ सुथरा अपने नीचे उतरे, स्विमिंग की, एक्सरसाइज की, अपने जॉब पे चले गए, आ गए, एवरीथिंग। तो वो उसको प्रेफर करते थे, ये लाइफ स्टाइल है। फिर सारे वो मरकजी शहर में होते हैं कॉन्डोमिनियम से, लोग उसको भी पसंद करते हैं। कि बाद लोग कहते हैं कि यार कितना अच्छा है, शहर के अंदर बड़े बड़े मैच देखने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, हम ये नाइट लाइफ वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो इसकी वजह से आप सेलेक्ट करते हैं। जो फिर आपका बजट होता है, आप बजट के लिए आके देखते हैं यार इतना मेरे पास पैसा जमा है, इतनी मेरी डाउन पेमेंट है, ये चीज इतने की आ रही है। तो फिर आपने जब चीजें सोच ली, तो फिर आपका नेबरहुड आप सोचते हैं उसके लिहाज से। और नेबरहुड जब सोचते फिर आपको एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट चाहिए जो आपको गाइड करे प्रॉपर्ली। यहाँ पे जब आप बाय करते हैं और किसी भी सर्विसेज हायर करते हैं रियल एस्टेट एजेंट की, तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपको कोई पे नहीं करना है, कोई सर्विसेज पे नहीं करनी है। क्योंकि जो आदमी बेच रहा है, यानी वो आपको जो मकान दिलवाएगा, जो एजेंट आपको, तो उसको कमीशन कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा? उस जो आदमी बेच रहा है, सेलर का, सेलर उसको पे करेगा। तो आपको कोई देना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड एजेंट को बात कीजिए, जो कि वाकिफ हो इलाके से, जो सारे फंडामेंटल पता हो, तजर्बेकार हो, एक्सपीरियंस हो, और वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक। आपको डेली बताएगा ये नई लिस्टिंग आई, ये नई दिखाने ले जाएगा, उसकी इन एंड आउट्स बताएगा, उसकी सारे बताएगा कि क्या है। फिर उसको कंपेरेटिव स्टेटस बताएगा कि इसकी कितनी ऑफर देनी चाहिए, कितने में आ रहा है। फिर मकान भी जो होते हैं दो किस्म के, मतलब एक तो होता है प्री कंस्ट्रक्शन और एक होता है रीसेल। प्री कंस्ट्रक्शन ये है कि बिल्डर ने कहा कि मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, मैं मकान बना के आपको 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में कंप्लीट करके दूंगा। ये मेरे प्लान है सारे, प्लान ए बी। तो किसी का स्क्वायर फुट 1500 स्क्वायर फुट है, किसी का 2000 स्क्वायर फुट का है, किसी 4000 स्क्वायर फुट है, किसी 5 बेड का है, कोई 3 बेड का है, कोई 4 बेड का है। और इसकी प्राइस है, और इसकी मुख्तलिफ लॉट्स हैं। ये 30 फीट लॉट पे बना रहा हूँ, ये 25 फीट, वो सॉरी 50 फुट पे बना रहा हूँ, ये 40 फुट पे बना रहा हूँ, ये जो है मैं टाउन हाउस बना रहा हूँ 22 फुट पे, वगैरह वगैरह। उसके लिहाज से इसकी प्राइसिंग है। अब आपने कहा यार ये मैं अपने लिहाज से, क्योंकि उसमें क्या आपके पास चॉइस है, आप अपना कलर खुद पसंद करेंगे, आपको फ्लोरिंग का कलर आप पसंद करेंगे, अपग्रेड्स पसंद करेंगे, तो फिर आप वहां चले जाते हैं। प्लान भी आप पसंद करेंगे, तो आपने कहा बिल्डर के साथ बैठे, आपने देखा कि यार ये वाला प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें 4 कमरे भी हैं, इसमें मेरा सिटिंग एरिया भी है, इसमें मेरी फैमिली रूम भी है, किचन भी बड़ा कुशादा है, ये वो। आपने कहा आई वॉन्ट टू बाय दिस। फिर वो आपको लॉट्स दिखाएगा, दीज आर द लॉट्स अवेलेबल है मेरे प्रोजेक्ट में। आपने कहा कि आपको कोई डायरेक्शन देखता है, कोई नॉर्थ साउथ देखता है, कुछ ईस्ट वेस्ट देखता है, कोई किसी को कौन सा नॉट पसंद है, क्या है, वो फिर आप उससे कह लेते हैं। तो वो आपसे कहता है भाई ये 2 साल में कम, सपोज 2 साल में कंप्लीट होगा, तो उसके लिहाज से वो कहता है कि ठीक है यार आपको 10% डाउन करना है विद इन 6 मंथ, या 15% करना है विद इन 1.5। डिपेंड करता है, कोई 10% लेता है, कोई 8% भी लेता है, कोई 5% लेता है, तो आजकल कम देते हैं। तो ये है। तो ये आपने उनको इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दिए, 1 साल में इतने पैसे, और वो बैठ गए। अब वो टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लान आपने चूज कर लिया, वो आपको बुलाएगा कि भाई मैं फ्लोरिंग डाल रहा हूँ, हार्डवुड फ्लोरिंग का, तो आपको कौन सा शेड चाहिए, किचन कैबिनेट्स का कौन सा शेड चाहिए, फिर आपको अपग्रेड्स कौन से चाहिए, कि भाई आपको ग्रेनाइट काउंटर टॉप चाहिए, आपको कॉर्ड का चाहिए, आपको लेमिनेट का प्लेन दे रहा हूँ मैं वो चाहिए। तो फिर वो आप अपग्रेड्स खरीदते हैं, उनके साथ उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट पैसे होते हैं। इस तरह लॉट में भी होता है, प्रीमियम लॉट भी होती है कि पीछे इसके रवीन है, पीछे इसके दरिया बह रहा है, या लेक बह रही है, या छोटा कोई नाला बह रहा है, या इसके पीछे कोई जंगल है, तो उसके यार ये है वो है, उसका व्यू अच्छा है बुरा है, तो उसके अलग थोड़े बहुत पैसे मिल लेता है। दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम लॉट। तो प्रीमियम वो लेता है। और मतलब नॉर्मल लॉट्स होती हैं, और फिर भी अपग्रेड्स भी हैं, फिर आप अपनी मर्जी के शेड करते हैं। तो वो आप अपने, तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्जी की बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी मर्जी का प्लान ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब 2 साल में मुक्ति हो जाता है, तो फिर बाकी पैसे जो आपने डाउन कर दिए बैलेंस पे, अगर आपको 20% देना, तो बाकी 20 वो पैसे आप दे के, और बाकी बैलेंस पैसे मार्केट लेके आप ले लेते हैं।
अब इसमें जो होता है ये है, और दूसरे नंबर पे जो वो मकान होते हैं वो आप देखने जाते हैं, वो रीसेल में कितने दिया है, 2 साल पुराना बेचा, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, उसके लिहाज से कीमतें उनके आगे पीछे होती हैं। अब वो क्योंकि पुराने इलाके में होते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ रेंट बड़ी चीज होती है, नए जब आप बुक करा रहे होते हैं नए इलाका होता है तो उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, वहाँ स्कूल आने में टाइम लगेगा, वहाँ पे बस आने में टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा सा तो ये होता है। लेकिन नया होता है वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप बनवाते हैं। ये जो होता है बना बनाया होता है तो इसको जाके, लेकिन आप कहते हैं या मैं रेनोवेट कर लूंगा या अपने कलर इसको ऐसा कर लूंगा, या बाद में बहुत रेनोवेटेड होते हैं, आपको वैसे ही पसंद आते हैं कि यार बड़ी अच्छी फ्लोरिंग लगाइए, बड़े अच्छे लगाए हैं, ये लगाए, कर्टन लगाए हैं, हार्डवुड लगाइए, अला बला, तो वो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो फिर आप, और फिर आपको लगता है कि शहर के अंदर है, ये है तो ठीक है, मेरे लिए अच्छा है, ये है वो है, उसके लिहाज से आप चूज कर लेते हैं। तो फिर ये होता है कि आप तो रीसेल खरीदें या प्री कंस्ट्रक्शन में खरीदें। तो ये दो बातें होती हैं। अब जो उसके बाद फिर रीसेल्स का आप लेते हैं, और दोनों में फिर ये है कि मॉर्गेज, जैसे मैंने बताया, तो मॉर्गेज में फिर आपको क्या करना है, मॉर्गेज में प्री अप्रूवल भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास सब कुछ है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा देखिए मेरा क्रेडिट बहुत अच्छा है, ये पुल करेगा, कहना हाँ भाई क्रेडिट बहुत अच्छा स्कोर है आपका, न्यूटन स्कोर, मेरी इनकम ये है, आपने आपके इनकम के लिए वो देंगे सारे पे स्टब्स वगैरह, ये वो कहना इनकम भी आपकी जबरदस्त है ये, फिर वो कहेगा आप इतने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो आपको एक प्री अप्रूवल दे देगा कि यू आर क्वालिफाइड ऑफ सच अमाउंट, तो वो अमाउंट आपने ले लिया। अब आप गए तो आपको आसानी है खरीदेंगे, आपने किसी को जाके कहा कि भाई मुझे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जब आप प्री रीसेल होम जब खरीदते हैं तो दो कंडीशनें बड़ी नॉर्मल होती हैं यहाँ पे। एक ये होता है कि मॉर्गेज, मैं इस मकान को मैंने पसंद कर लिया, मैं ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन ऑफर में कंडीशनल है, यानी कि एक तो ये कि मैं होम इंस्पेक्शन कराऊंगा कि कोई इसमें कोई मेजर डिफेक्ट तो नहीं है, और वो होम इंस्पेक्टर्स होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं, लाइसेंस होल्डर होते हैं, कि उनसे मैं करवाऊंगा, अगर रिपोर्ट सही होगी तो मैं खरीदूंगा, वरना जो मैं डिपॉजिट दे रहा हूँ वो मुझे वापस मिल जाएगा। या एक कंडीशन अब डालते हैं मॉर्गेज की कि भाई मैंने ये मकान तो ले रहा हूँ इस प्राइस पे, सपोज 1 मिलियन का मकान ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं जो है ना 20% डाउन कर रहा हूँ, बाकी 8 लाख के लिए मुझे मॉर्गेज चाहिए, मैं बैंक के पास जाऊंगा या दूसरे लेंडर के पास जाऊंगा, उनको ये सब चीजें दूंगा, अगर वो मुझे अप्रूव कर देंगे तो मैं डील को फर्म करूंगा। 5 से 7 दिन का इसको टाइम होता है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि मैं इसको ले रहा हूँ, अगर मेरी अप्रूवल नहीं हुई तो मेरा डिपॉजिट मुझे वापस, जो कि आप देते हैं थोड़ा बहुत 25-50 हज़ार, मुझे डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ द ऑफर आप देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये इन चीजों का आप ख्याल करें तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली, बहुत तरीके से अच्छा मकान ले सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं, और यहाँ की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब आने वाले प्रोग्राम में मैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सी बातें आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है और स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो जब तक इजाजत दीजिए, लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, बाय।